नमस्कार साथियों, मैं रामस्वरूप बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सबका हिस्ट्री बाय भवानी सर चैनल में। और हम इतिहास विषय के प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के प्रश्नों के विश्लेषण की सीरीज की आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। हमने पिछले दो क्लास में आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों का विश्लेषण किया था। इसी कड़ी में आज ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्नों की सीरीज में आज पहला प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता के पुरातात्विक स्थल कोट दीजी के विषय में कौन से कथन सत्य है। पहला है, कोट दीजी में हड़प्पा कालीन स्तरों के नीचे प्राप्त किलाबंदी केंद्रीकरण का संकेत देती है। बी, कोट दीजी में हड़प्पा पूर्व काल के संदर्भ में कई मूर्तियां, चूड़ियां और सजावटी वस्तुएं पाई गई है। और तीसरा है, कोट दीजी टीला खैरपुर शहर के दक्षिण में 23 किमी पर स्थित है। तो हमने क्लास में पढ़ा था कि कोट दीजी जो हड़प्पा कालीन पुरातत्विक स्थल है, ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी, ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इस स्थल की खोज 1935 में घुरिये के द्वारा की गई थी और यहाँ पर उत्खनन 1953 में फजल अहमद ने करवाया था। यहाँ पर उत्खनन फजल अहमद ने कराया था। ये इस प्रश्न का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ही भी उपलब्ध है, जिसमें कोट दीजी की कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है। इसमें हमने एक और बात पढ़ी थी कि कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान में खैरपुर शहर के पास स्थित है। खैरपुर शहर के पास स्थित है। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि कोट दीजी से चूड़ियां और मनके, इसके अलावा कांसे की चूड़ियां और एक मिट्टी की वृषभ आकृति प्राप्त हुई है। मिट्टी की वृषभ आकृति। इसके अतिरिक्त हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ से किलेबंदी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सुनियोजित सड़कों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त मकानों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात, यहाँ अग्निकांड के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर अग्निकांड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हमने कोट दीजी के बारे में क्लास में पढ़ा था कि इसकी खोज 1935 में घुरिये के द्वारा की गई, उत्खनन 1953 में फजल अहमद ने करवाया। यहाँ से सुनियोजित किलेबंदी और व्यवस्थित सड़कें और मकानों के भी अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्लास नोट्स में ये भी पढ़ा था कि ये खैरपुर शहर के पास स्थित है और यहाँ से चूड़ियां, मनके, कांसे की चूड़ी और मिट्टी की वृषभ आकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से अग्निकांड के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि कोट दीजी प्राक हड़प्पा स्थल से संबंधित है और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि लाल पांडु रंग के हैं, यानी लाल और हल्का पीला। लाल पांडु रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर एक सींग वाले देवता का भी अंकन है। इन बर्तनों पर एक सींग वाले देवता का भी अंकन है और इन बर्तनों को कोट दीजी मृदभांड नाम दिया गया है। इन बर्तनों को कोट दीजी मृदभांड नाम दिया गया है। इसी कड़ी में एक बर्तन का चित्र ये, जिसमें ये देख सकते हैं आप, ये लाल पीले रंग का बर्तन है और इस पर जो अंकन है उसमें हमने अभी पढ़ा कि इसमें एक सींग वाले देवता का अंकन है और इस बर्तन को
नाम दिया गया है कोटदीजी मृदभांड, और ये प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो इस आधार पर इस प्रश्न में कोटदीजी हड़प्पाकालीन स्तरों के नीचे से प्राप्त किलेबंदी केंद्रीकरण का संकेत देती है। हमने अभी पढ़ा कि यहां से किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं जो केंद्रीकरण की बात करते हैं, यानी ए सही है। हड़प्पा पूर्व काल के संदर्भ में मूर्तियां, चूड़ियां और सजावटी वस्तुएं पाई गई, हमने अभी पढ़ा, और क्लास नोट्स में भी पढ़ा कि यहां से चूड़ियां, मनके, कांसे की चूड़ी और मिट्टी का वृषभ जो कि सजावटी आइटम है, ये प्राप्त हुए, यानी बी भी सही है। तीसरा हमने पढ़ा कि ये कोटदीजी जो है वो खैरपुर शहर के पास में स्थित है, तो यहाँ एक ऑप्शन है खैरपुर शहर के दक्षिण में 23 किमी पर स्थित है, यानी इस प्रश्न में ए, बी, सी और तीनों सही है। ये हमने चित्र भी देखा कोटदीजी मृदभांड का, जिसमें एक सींग वाले देवता का अंकन है और ये लाल पांडु रंग का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किन स्थलों में सिंधु सरस्वती सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्राप्त हुई है, जहां पर प्रवृत्ति काल में यह सभ्यता विकसित हुई? हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के 3 स्तर हमने पढ़े थे, जिसमें प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हो, और उत्तर हड़प्पा, यानी जब हड़प्पा सभ्यता हमें कमजोर रूप में नजर आती है। इन तीनों कालों में यह बात हो रही है प्राक हड़प्पा की, कि शुरुआत में जहां प्राक हड़प्पा के स्थल थे वहां उनमें से अधिकांश में आगे जाकर विकसित हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, और जब विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वहीं पर आगे चलकर हमें उत्तर हड़प्पा यानी नष्ट होती हुई हड़प्पा सभ्यता की भी जानकारी मिलती है। यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थलों में सिंधु सरस्वती सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्राप्त हुई थी, जहां प्रवृत्ति काल में यह सभ्यता विकसित हुई? घग्गर घाटी, सिंध, भावलपुर और गुजरात। इसमें हमने पढ़ा था घग्गर घाटी के बारे में। घग्गर घाटी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ घग्गर घाटी में कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, कालीबंगा से तीनों हड़प्पा काल के तीनों स्तरों के प्रमाण मिले हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। कालीबंगा से तीनों स्तरों के प्रमाण मिले। इसके अतिरिक्त घग्गर घाटी में बनवाली स्थान से भी हमें प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। फिर हमने अभी बात की सिंध के क्षेत्र में, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कोटदीजी की बात की। कोटदीजी जो कि प्राक हड़प्पा कालीन स्तर है सिंध के क्षेत्र में। फिर आता है भावलपुर। भावलपुर में हमने पढ़ा था चोलिस्तान के बारे में, जो कि प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। और चौथा ऑप्शन है गुजरात। हम गुजरात के स्थलों में पढ़ते हैं धौलावीरा, लोथल, रंगपुर। गुजरात के जो स्थल है उनमें हमें अधिकांश स्थल विकसित हड़प्पा के मिलते हैं। हमने पढ़ा सिंध में जैसे कोटदीजी है, मोहनजोदड़ो में भी 7 स्तरों के खुदाई हुई, जिसमें 7 स्तर पाए गए, उसमें प्राक हड़प्पा के भी थे, विकसित हड़प्पा के भी थे। कोटदीजी से हमें प्राक हड़प्पा की जानकारी मिली। इसके अलावा भावलपुर में चोलिस्तान से हमें प्राक हड़प्पा की जानकारी मिली। घग्गर घाटी में कालीबंगा और बनवाली से हमें प्राक हड़प्पा की जानकारी मिली। लेकिन गुजरात में धौलावीरा विकसित हड़प्पा का केंद्र है। इसके अतिरिक्त लोथल भी विकसित हड़प्पा का केंद्र है और रंगपुर भी विकसित हड़प्पा का केंद्र है। तो यहाँ इस प्रश्न में घग्गर घाटी से हमें प्राक हड़प्पा की जानकारी मिलती है, सिंध से मिलती है, भावलपुर से मिलती है, लेकिन गुजरात से नहीं मिलती है। इस आधार पर इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही होता है। हड़प्पा सभ्यता में आरंभिक बस्तियां जो प्राप्त हुई है वो घग्गर घाटी, सिंधु नदी के क्षेत्र में, सिंध में और भावलपुर से प्राप्त हुई है, लेकिन गुजरात से नहीं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था?
वज्रपति, कुलापा, सेनानी या पुरोहित। इसमें हमने पढ़ा था कि वैदिक कालीन सभ्यता में प्रारंभ में राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते जाते राजा का पद वंशानुगत होने लगा। इसी कड़ी में हमने पढ़ा था कि राजा जो था उसके कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे जिनको रत्निन कहा गया, जिनको रत्निन कहा गया। रत्निन यानी कि राजा के मुख्य अधिकारी, जिनमें सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। ये हमने क्लास में भी समझा था इस कॉन्सेप्ट को कि मुख्य जो सबसे प्रमुख अधिकारी या सबसे प्रमुख जो रत्नी होता था वो पुरोहित होता था। इसे एक तरह से आप राजा का प्रधानमंत्री या सलाहकार मान सकते हो। फिर हमने दूसरा जो मुख्य रत्निन पढ़ा वो पढ़ा सेनानी। दूसरा मुख्य अधिकारी या रत्निन पढ़ा सेनानी, जो कि सेना का प्रमुख होता था। ये सेना का प्रमुख या सेना का प्रधान सेनापति होता था। फिर हमने पढ़ा एक और रत्निन महिषी, जो कि राजा की मुख्य रानी होती थी। महिषी के अलावा हमने कुछ और रत्निन के नाम भी पढ़े थे, जैसे गोविकर्तन। ये जो है वो राजा के शिकार अभियानों का प्रमुख होता था, या इसको आप वनों का प्रमुख भी मान सकते हो। इसके अतिरिक्त हमने अक्षवाप के बारे में पढ़ा था। हमने दूत के बारे में पढ़ा था, जो कि राजा का प्रमुख रथकार होता था। तो यहाँ दे रखा है पुरोहित। पुरोहित जो है वो राजा का मुख्य सेनापति होता था, सॉरी, पुरोहित जो है वो राजा का प्रधानमंत्री होता था। और ये एक तरह से जो सबसे प्रमुख अधिकारी है वो पुरोहित होता था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा, इसमें ऑप्शन दे रखा है सेनानी, जो कि राजा की सेना का प्रधान सेनापति होता था। फिर इसमें दे रखा है वज्रपति, जो कि चारागाह का प्रमुख होता था। और वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी, और कुल का प्रधान कुलापा कहलाता था। इस प्रश्न में ऑप्शन 4 सही होता है कि वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो था वो पुरोहित होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत हैं? यह प्रश्न समझने का प्रश्न था और इसको हमें क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। यदि आपके दिमाग में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप इसको मैं चंद सेकंड में एक ही ऑप्शन से इसको सही कर सकते थे। इसमें ऑप्शन है ब्राह्मण ऋत्विज, क्षत्रिय जन, वैश्य राजन और शूद्र विश्व। यहाँ इसने कौन से युग्म गलत दिए हैं ये समझने का विषय था कि यहाँ प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं। तो हमने क्लास में पढ़ा था कि ब्राह्मण जो है वो ऋत्विज होता था। हमने पढ़ा वेदों के जो मंत्र थे जिनको ऋचाएं कहा जाता था, इनमें इनका जो गायन करते थे उनके लिए ऋत्विज शब्द काम में लिया जाता था। यानी जब यज्ञ होता है तो इन मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको ऋत्विज कहा जाता है। और सीधी सी बात है, ये समझने का कॉन्सेप्ट है कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कौन करते हैं, तो मंत्रों का उच्चारण यज्ञ में ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें क्षत्रिय जन। तो हमने वैदिक काल की का जो प्रशासनिक विभाजन है वो पढ़ा था, जिसमें सबसे छोटी इकाई कुल यानी कि परिवार, फिर उसके बाद ग्राम यानी गांव, फिर हमने पढ़ा विश यानी एक तरह से तहसील स्तर मान लो, और फिर हमने पढ़ा जन, जन यानी कबीला, और जन के बाद जनपद यानी राज्य। तो यहाँ लिखा है क्षत्रिय जन। अब हम एक बात करें तो क्षत्रिय एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, जबकि जन जो है वो एक प्रशासनिक इकाई है। हमने पढ़ा जन आगे चलकर जनपद बना और जनपद आगे चलकर महाजनपद बना।
जन एक प्रशासनिक इकाई है। इस आधार पर ये जो मिलान है वो सही नहीं होता है। फिर हमने तीसरा ऑप्शन देखा वैश्य, या जिसके सामने लिखा है राजन्य। अब वैश्य एक वर्ण है, जबकि राजन्य शब्द उस राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिसका राज्य अभिषेक होने वाला, यानी अभिषिक्त होने वाला राजा राजन्य कहलाता था। अभिषिक्त होने वाला राजा राजन्य कहलाता था। तो तीसरा ऑप्शन सी भी गलत होता है। फिर चौथा लिखा है शूद्र विश्व। तो हमने अभी पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल का जो प्रशासनिक विभाजन था उसमें हमने पढ़ा सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व और उसके बाद जन, फिर जनपद। तो विश्व जो है वो प्रशासनिक इकाई है, जबकि शूद्र एक वर्ण है। तो इस आधार पर यह ऑप्शन भी मेल नहीं खाता है। तो तीन ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, केवल एक ही ऑप्शन सही होता है, वो है ब्राह्मण, जो कि ऋत्विज होता है। यानी ऋत्विज जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण करता है। इस आधार पर ऑप्शन ए सही होता है। यह प्रश्न कॉन्सेप्ट का प्रश्न था, और क्लास के अंदर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हो। इस प्रश्न में फैक्ट वगैरह की कहीं आवश्यकता नहीं थी। यदि आपका इस प्रश्न से रिलेटेड जो शब्द है उनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक काल की आर्थिक अवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अजपाल, कारागृहों में पशुओं की देखरेख करने वाला, उर्दर तेल की तौल का पात्र, धान्यकृत अनाज को तृण से अलग करने वाला, और वत्तुपति कृषि भूमि पर जिसका व्यक्तिगत अधिकार हो। यह प्रश्न भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न था। इस प्रश्न में दे रखा है अजपाल। आप इसको शब्दों के माध्यम से भी पकड़ सकते थे। अजपाल, वो अज यानी कि बकरी, अज के आधार पर अज यानी बकरी, और अजपाल यानी पशुओं की देखरेख करने वाला। ये ऑप्शन अपना सही होता है। वैदिक काल में अजपाल जो होता था वो पशुओं की देखरेख करने वाला व्यक्ति होता था। पशुओं की देखरेख करने वाले को अजपाल कहा जाता था। फिर दूसरा ऑप्शन है उर्दर, तेल मापने का यंत्र। तो हमने क्लास में इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि वैदिक काल में जो शब्द थे उनके मिलते जुलते अर्थ वाले जो अर्थ निकलता है वो, इसके अतिरिक्त ऐसे शब्द जिनका अर्थ उनके आधार पर नहीं निकलता है। तो हमने पढ़ा उर्दर जो है वो अनाज मापने का पात्र था। उर्दर अनाज मापने का पात्र था, न कि तेल मापने का। और तेल मापने के पात्र को द्रोण कहा जाता था। तेल मापने के पात्र को द्रोण कहा जाता था। यहाँ उर्दर अनाज मापने का पात्र दे रखा है, इस आधार पर यह ऑप्शन गलत होता है। फिर हमने पढ़ा था धान्यकृत। धान्यकृत जो होता है वो अनाज से भूसी अलग करने वाला, यानी अनाज खेत में जब फसल काट ली जाती है और उसके बाद जब इकट्ठी की जाती है तो अनाज और चारे को अलग किया जाता है। तो जो अनाज में से तृण यानी चारा, या जिसको आप भूसा भी कह सकते हो, वो अलग करने वाला व्यक्ति धान्यकृत कहलाता था। अगला ऑप्शन है वत्तुपति। वत्तुपति के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति जिसका भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार हो, यानी वो भूमि का मालिक हो, उसे वत्तुपति कहा जाता था। तो ये भी सही है। इस प्रश्न में तीन ऑप्शन हमारे सही होते हैं, एक गलत होता है, और वो होता है उर्दर, जो कि अनाज मापने का पात्र था, न कि तेल मापने का। तेल मापने का पात्र हम पढ़ते हैं द्रोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित वेदांग से संबंधित तथ्यों में कौन सा एक सही नहीं है? शिक्षा शुद्ध उच्चारण से संबंधित है, कल्प याज्ञिक विधि विधान से संबंधित है, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति और रचना से संबंधित है, और व्याकरण पद्य रचना से संबंधित है। तो हमने पढ़ा था कि वेदांग जो है उनकी संख्या 6 है। यह प्रश्न भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है।
जो इसमें यदि आपके वेदांग से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो हमारी क्लास में हमें समझाया गया था कि वेदांग टोटल 6 है। वेदों को सरल रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। टोटल वेदांग 6 है, जिसमें 6 वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये टोटल 6 वेदांग है। 6 वेदांगों में शिक्षा जो है वो शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। शिक्षा शुद्ध उच्चारण से संबंधित है और इसे वेद रूपी ज्ञान की नासिका कहा गया है। अपने मारवाड़ में भी कहावत है कि व्यक्ति की नाक उसकी पढ़े लिखे के आधार पे आंकी जाती है। नाक का मतलब इज्जत। तो कहते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि बुरा कार्य कर ले तो उसके बारे में कहा जाता है कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तो नाक का संबंध इज्जत से भी रखा जाता है और शिक्षा व्यक्ति की इज्जत में वृद्धि करती है। शिक्षा जो है वो शुद्ध उच्चारण से संबंधित है और इसे वेद रूपी ज्ञान की नासिका कहा गया है। दूसरा है कल्प। कल्प जो है वो यज्ञ के कर्म कांडों के विधि विधान से संबंधित है। दूसरा वेदांग कल्प यज्ञ के कर्म कांडों के विधि विधान से संबंधित है और यज्ञ के कर्म कांड के विधि विधान हाथों से किए जाते हैं। यज्ञ जो है वो हमेशा हाथों से किया जाता है। तो ये एक याद करने का तरीका भी हो सकता है। जैसे शिक्षा, कहते हैं ना, शिक्षा व्यक्ति की इज्जत को बढ़ाती है और जब इज्जत चली जाती है तो लोग कहते हैं कि नाक कटा दी। तो इस आधार पर भी हम इसको याद रख सकते हैं कि शिक्षा शुद्ध उच्चारण से संबंधित है और इसे वेद रूपी वेद की नासिका कहा गया। दूसरा है कल्प, जो कि कर्म कांड और यज्ञ के विधि विधान से संबंधित है और यज्ञ के विधि विधान हाथों से किए जाते हैं, इसलिए इसको वेद रूपी ज्ञान के हाथ बताए गए। फिर तीसरा है व्याकरण। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण जो है वो भाषा के नियमों से संबंधित है। व्याकरण भाषा के नियमों से, और भाषा बोली जाती है मुख से। व्यक्ति का मुंह अच्छा होता है तो वो शुद्ध भाषा बोलता है। तो इसे वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को, और व्याकरण का संबंध भाषा के नियमों से है। फिर आता है निरुक्त। अगला वेदांग निरुक्त। निरुक्त जो है वो शब्दों की रचना और उत्पत्ति से संबंधित है। निरुक्त शब्दों की रचना और उत्पत्ति से संबंधित है और इसे वेद रूपी पुरुष के कानों से तुलना की गई है। इसकी तुलना कानों से की गई है, यानी व्यक्ति जब कानों से सही शब्द सुनेगा तभी वो उसकी उत्पत्ति समझ पाएगा। तो निरुक्त जो है वो शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित है, इसकी तुलना कानों से की गई है। फिर आता है छंद। छंद जो है वो पद्य रचना से संबंधित है। छंद पद्य रचना से संबंधित है। व्यक्ति के शरीर का संतुलन, उसके चलने फिरने की जो क्रियाकलाप है उसका सारा नियंत्रण उसके पैरों से होता है। उसी तरह से जो वेदों में जो ऋचाएं रची गई, जो काव्य रचे गए, उनका जो भी संतुलन है, तालमेल है, वो सुर ताल राग जो है वो सब किस पर आधारित है? छंद पर आधारित है। इसलिए इसकी तुलना वेद रूपी पुरुष के पांवों या पैरों से की गई है। फिर आता है ज्योतिष। ज्योतिष जो है वो खगोलीय घटना और खगोल विद्या और काल गणना से संबंधित है। ज्योतिष का संबंध खगोल विद्या और काल गणना से संबंधित है। काल गणना और खगोल विद्या जो है वो व्यक्ति के भविष्य का भी आकलन कर सकती है, और भविष्य किससे देखा जाता है? आंखों से देखा जाता है। तो ज्योतिष की तुलना वेद रूपी पुरुष के आंखों या नेत्र से की गई है। तो इस प्रश्न में पहला दे रखा है शिक्षा जो है वो शुद्ध उच्चारण से संबंधित है, सही है।
फिर दे रखा है कल्प यज्ञ की विधि विधान से संबंधित है, ये भी सही है। फिर दे रखा है निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति और रचना से संबंधित है, ये भी सही है। फिर दे रखा है व्याकरण पद्य रचना से संबंधित है, ये गलत है। हमने क्लास में पढ़ा था कि व्याकरण जो है वो भाषाई सिद्धांतों से संबंधित है, भाषा के जो नियम है उनसे संबंधित है व्याकरण, जबकि पद्य रचना से संबंधित तो छंद है, पद्य रचना से संबंधित छंद है। तो इस आधार पर इसमें ऑप्शन 4 गलत होता है कि व्याकरण पद्य रचना से संबंधित नहीं होकर भाषा नियमों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यहाँ 4 बौद्ध संगीतियां दे रखी है और 4 शासक दे रखे हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, जिसमें पहली संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें ये जो पहली संगीति है ये हुई थी मगध के हरियंक वंशी शासक अजात शत्रु के समय में। ये पहली बौद्ध संगीति मगध के हरियंक वंशी शासक अजात शत्रु के समय में हुई थी, और इसका जो अध्यक्ष था संगीति का वो था पूर्ण महाकश्यप। पहली संगीति का अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप ये इस संगीति का अध्यक्ष था, और इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर 2 पिटकों की रचना की। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कर 2 पिटकों की रचना की, एक तो विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक। इन 2 पिटक ग्रंथों की रचना की गई। हमने ये भी पढ़ा कि पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। तो पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई, जिसका अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप था, और इसमें 2 पिटकों की रचना की गई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इस संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, और ये संगीति जो है वो राजगृह की पहाड़ियों में न्यूग्रोध गुफा, ये संगीति राजगृह की पहाड़ियों में न्यूग्रोध गुफा, जिसे सप्तपर्णी गुफा भी कहा जाता है, उसमें हुई थी। और राजगृह में व्यवहार पहाड़ी, राजगृह में व्यवहार पहाड़ी की न्यूग्रोध या सप्तपर्णी गुफा में ये संगीति संपन्न हुई थी। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे पंचशती भी कहा जाता है, इसलिए इसे पंचशती भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा दूसरी बौद्ध संगीति इसके 100 साल बाद हुई। इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, और ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, जिसे काकवर्णी भी कहा जाता है, और ये शैशुनाग वंश का था। कालाशोक या काकवर्णी जो शैशुनाग वंश का था, और इसका जो अध्यक्ष था वो था साबक मीर। इसका अध्यक्ष साबक मीर, जिसे सर्वकामनी भी कहा जाता है, और ये हुई थी पाटलिपुत्र राजगृह की वैशाली के बालूकाराम विहार में। ये हुई थी वैशाली के बालूकाराम विहार में। फिर हमने पढ़ा तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के समय में। तीसरी बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट
अशोक के टाइम में हुई थी और ये हुई थी पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में 250 ईसा पूर्व में, जिसके समय में शासक था मौर्य सम्राट अशोक, और इसका अध्यक्ष जो था वो था मोगलीपुत्र तिस। दूसरी संगीति बुलाने का कारण हमने पढ़ा था कि बौद्ध भिक्षुओं में 10 नियमों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। फिर हमने पढ़ा तीसरी संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस संगीति को बुलाने का कारण था कि संघ व्यवस्था में शिथिलता आ गई थी। बुद्ध ने जो संघ के नियम बनाए थे उनमें शिथिलता आ गई थी, और अन्य धर्मों के भिक्षु भी संघ में शामिल होने लग गए थे। और इसमें हमने पढ़ा कि 2 पिटक तो पहले से ही संकलित थे, तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना की गई, और 2 पिटक विनय और सुत्त पिटक का पुनर्संकलन किया गया। तीसरा नया पिटक लिखा गया अभिधम पिटक, और पुराने 2 पिटक विनय पिटक और सुत्त पिटक का पुनर्संकलन किया गया। फिर हमने पढ़ा चौथी बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी, कुषाण शासक कनिष्क के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी, जिसका जो अध्यक्ष है वो वसुमित्र था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र, और इस संगीति का उपाध्यक्ष था अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष अश्वघोष था, और इस संगीति में हमने ये पढ़ा था कि तीनों पिटक जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, इन तीनों पिटकों का के कठिन अंशों का संकलन विभाषा शास्त्र नामक टीका में किया गया। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हमने अभी पढ़ी। पहली, इस प्रश्न का मिलान करते हैं। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक या काकवर्णी के समय में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के समय हुई, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई। ए का तीसरा, बी का चौथा। अब इस प्रश्न के ऑप्शन देखकर यदि आपको एक भी पता होती तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे। जैसे आपको पहली बौद्ध संगीति के बारे में पता होता कि पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई थी, तो आप एक ही ऑप्शन से इस प्रश्न को पकड़ सकते थे, क्योंकि ए में तीसरा ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में आता है। और ये चीजें तब होती जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता। किसी भी प्रश्न में केवल फैक्ट काम नहीं आते, उसे संबंधित कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी होता है। और वर्तमान जो आरपीएससी का पैटर्न है उसमें जो अधिकांश प्रश्न आते हैं वो कॉन्सेप्ट से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार मगध के किस शासक ने गणराज्यों के संयुक्त मोर्चे को परास्त किया? महापद्मनंद उग्रसेन, बिंबिसार, अजात शत्रु या शिशुनाग? तो हमने ये पढ़ा था कि मगध में हरियंक वंश में एक शासक हुआ था अजात शत्रु, जिसका टाइम हम पढ़ते हैं 492 से लेके 460 ईसा पूर्व। अजात शत्रु हरियंक वंश का बहुत शक्तिशाली शासक था, और इसने अनेक विजय की थी, जिसमें हम एक विजय पढ़ते हैं गणराज्यों की विजय, गणराज्यों के संयुक्त मोर्चे की विजय। तो जैन ग्रंथ है एक निर्यावली, जैन ग्रंथ निर्यावली के अनुसार अजात शत्रु ने
वज्जी संघ, 9 लिच्छवी, 9 मल, काशी और कौशल के गणराज्यों के साथ युद्ध किया था। यानी निर्यावली जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार अजात शत्रु ने वज्जी संघ, इसके अलावा 9 लिच्छवी, 9 मल, काशी और कौशल के गणराज्यों के संयुक्त मोर्चे के साथ युद्ध किया था। और एक और जैन ग्रंथ है भगवती सुत्त। भगवती सुत्त ये कहता है कि इस युद्ध का विजेता अजात शत्रु था। इस युद्ध का विजेता अजात शत्रु था। अजात शत्रु हर्यंक वंश का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है। और इस युद्ध के कारणों की बात करें, हम गणराज्यों के युद्ध के कारणों की बात करें तो एक बौद्ध ग्रंथ है सुमंगल विलासिनी टीका। सुमंगल विलासिनी टीका ये कहता है कि गंगा नदी के किनारे हीरे की खदानें थी। हीरे की खदानें थी जिसमें उन खदानों को लेकर वज्जी संघ और अजात शत्रु के मध्य समझौता हुआ कि दोनों आधी आधी बांट लेंगे, लेकिन वज्जी संघ ने अकेले ही उस पर अधिकार कर लिया। इसी तरह से एक और जैन ग्रंथ है उग दसाओ। उग दसाओ में एक रोचक कहानी मिलती है इस युद्ध के पीछे कि अजात शत्रु के पिता बिंबिसार, अजात शत्रु के पिता बिंबिसार जिनके पास एक हाथी था, जिनके पास एक हाथी था और एक सुंदर 18 लड़ियों वाला हार था। एक हाथी और एक सुंदर 18 लड़ियों वाला हार था। और बिंबिसार की एक पत्नी थी चेलेन्ना, जो कि वैशाली के शासक चेटक की पुत्री थी। और हमने ये भी पढ़ा कि अजात शत्रु पितृहंता था, वो अपने पिता को मार के राजा बना था। और बिंबिसार के पास एक सुंदर हाथी था। उस हाथी की विशेषता ये थी कि कहा जाता है कि वो हाथी राजमहल की महिलाओं पर इत्र छिड़कता था अपने सूंड से। और एक सुंदर 18 लड़ियों वाला हार था। और आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में महिलाओं का जो सबसे कमजोर पक्ष है वो है आभूषण। सबसे ज्यादा महिलाओं को यदि कोई आकर्षित कर सकता है तो वो सुंदर आभूषण है। और अजात शत्रु की एक पत्नी थी पद्मावती, वो उस सुंदर हार को प्राप्त करना चाहती थी। उसने अजात शत्रु को भड़काया कि तुम्हारे पिताजी ने ये हार तुम्हारे जो सौतेले भाई है हल और बेल उनको दे दिया है, अब तुम राजा हो और इस हार पर सीधी सी बात है राजा का अधिकार होना चाहिए, और इतना सुंदर हार है तो वो रानी पर ही शोभा देता है। इसलिए अजात शत्रु ने वो हार हल और बेहल से वापस मांगा, लेकिन हल और बेहल भागकर अपने नाना चेटक के पास चले गए। तो अजात शत्रु ने चेटक पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ये कथा इतनी विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। मूल कारण जो है वो ये माना जाता है कि गंगा नदी पर अधिकार को लेकर गणराज्यों और अजात शत्रु के मध्य युद्ध हुआ था। यानी उस समय में समुद्री व्यापार का बड़ा आधार गंगा नदी थी, राज्य के अंदर से निकलती थी। तो सीधी सी बात है इस पर अधिकार मजबूत राज्य के लिए जरूरी हो जाता है, अच्छे व्यापार के लिए। तो गंगा नदी पर अधिकार को लेकर युद्ध गणराज्यों और मगध के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें अजात शत्रु विजयी हुआ। इस युद्ध के बारे में एक और विशेष बात हमें यह पता चलती है कि अजात शत्रु ने 2 नए हथियार इसमें प्रयुक्त किए थे, एक तो रथ मुसल और एक शिलाकंटक। आप सभी ने, अधिकांश लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली फिल्म में जो भल्लाल देव का जो रथ है और एक बाहुबली के पास जो हथियार था पत्थर फेंकने वाला, उन हथियारों की कल्पना अजात शत्रु के इन्हीं हथियारों के आधार पर की गई है। रथ मुसल जो था उसमें रथ के आगे एक चक्र और शायद बड़ी गदाएं लगी होती थी, जो रथ के आगे आने वाली सेना को मारते हुए आगे बढ़ती थी। और शिलाकंटक एक बड़ी गुलेल जैसा होता था जिसे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। महाजनपद काल के दौरान निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी? शिवी, मूलक, केके या अलकप? तो हमने पढ़ा था कि एक विद्वान हुए रिच डेविड्स। रिच डेविड्स ने एक थ्योरी दी कि महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के अलावा 10 गणराज्य भी थे। 10 गणराज्य भी थे, जिनमें 2 का तो हम नाम पढ़ते ही है। एक तो वज्जी संघ, एक तो वज्जी संघ, जिसमें हम वैशाली के लिच्छवी, इसके अलावा हम मिथिला के विदेह आदि के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा था पावा। पावा के मल जो थे उनमें हम 2 जगहों के मल पढ़ते हैं, एक तो पावा और एक कुशीनारा के मल। मल 2 जगह के थे। मल्लों में भी गणराज्य थे। इसके अतिरिक्त हम गणराज्य जो कुछ और छोटे गणराज्य थे वो पढ़ते हैं, जैसे कि कुंडग्राम के ज्ञात्रक, रामग्राम के कोल्य, अल्लकप के बुली, सुनसुमार गिरी के भग और वेटद्वीप के ब्राह्मण। वेटद्वीप के ब्राह्मण। तो यहाँ इस प्रश्न में ऑप्शन दे रखा है गणतंत्र में शिवी जो जनपद था वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, मूलक में भी नहीं थी, केके में भी नहीं थी। लेकिन हमने पढ़ा अलकप के बुली जो थे वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले थे। तो इसका ऑप्शन 4 सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी हमने YouTube पर डाल रखा है हमारे क्लासरूम वीडियो से। अगला है, धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति अशोक ने अपने किस शिलालेख में की है? 5वें, 6ठे, 3रे या 4थे? तो हमने अशोक के 14 व्रत शिलालेख पढ़े थे। हमने अशोक के 14 व्रत शिलालेख पढ़े थे, जो कि 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 14 व्रत शिलालेख 10 स्थानों से। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरगुड़ी और सोपारा। 10 स्थान, 14 व्रत शिलालेख। कालसी, शुरू से शुरू करते हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरगुड़ी और सोपारा। 2, 4, 6, 8। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरगुड़ी और सोपारा। फिर हमने पढ़ा इन 14 व्रत शिलालेखों में अशोक ने कुछ विशेष संदेश दिए हैं, जिसमें हमने पहले शिलालेख में पढ़ा कि अशोक ने अपने पशुवध की रोक लगाई। पहले शिलालेख में पशुवध पर रोक, यानी अशोक ने कहा कि मेरी जो रसोई है उसमें भोजन बनाने के लिए रोजाना हजारों पशुओं को मारा जाता है, लेकिन आज से मैं पशुवध को नियंत्रित करता हूं। अब मेरी रसोई में केवल 2 मृग, 2 मोर और 1 मृग, यानी 2 मोर और 1 हिरण ही मारा जाएगा और भविष्य में इसे भी बंद कर दिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा दूसरे शिलालेख में अशोक ने सीमांत राज्यों का उल्लेख किया है। दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों का उल्लेख, जिसमें हमने पढ़ा पांड्य, सत्यपुत,
ताम्रपर्णी, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी और केरल पुत्र। इन सीमांत राज्यों का या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त यवन राजा एंटियोक का भी उल्लेख है। यवन राजा एंटियोक का भी इस शिलालेख में उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में एक और बात लिखी हुई है कि अशोक ने मानव और पशु चिकित्सा की व्यवस्था कराई। अशोक ने मानव और पशु चिकित्सा की व्यवस्था कराई। यह है अशोक का दूसरा शिलालेख। फिर हम पढ़ते हैं अशोक का तीसरा शिलालेख, जिसमें अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक के तीसरे शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने युक्त, राजुक और प्रादेशिक की नियुक्ति की, जो कि प्रत्येक 5वें वर्ष पूरे मौर्य राज्य का निरीक्षण करेंगे। लेकिन उसने एक विशेष बात और लिखी कि उज्जैनी और तक्षशिला के जो प्रांत है उसमें ये 5वें वर्ष न जाकर प्रत्येक तीसरे वर्ष जाएंगे। फिर हमने चौथा शिलालेख पढ़ा, जिसमें अशोक ने धम्म नीति से संबंधित विशेष बातें की। धम्म नीति से संबंधित विशेष बातें अशोक ने इस चौथे शिलालेख में लिखा कि अब मैंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष या धम्म के आधार पर विजय प्रारंभ की। यानी अब मैं युद्ध की अपेक्षा धम्म के आधार पर विजयों में विश्वास रखूंगा। फिर हमने पढ़ा 5वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें शिलालेख में हमने पढ़ा कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, और इन धम्म महामात्रों का कार्य था जनता को ये बताना कि धम्म क्या है। फिर आता है छठा शिलालेख, जिसमें हमें अशोक के राजत्व सिद्धांत का पता चलता है। इस शिलालेख के से पता चलता है कि अशोक अपनी जनता के कल्याण के प्रति कितना चिंतित है। छठे शिलालेख में अशोक अपने जो सूचना प्रदाता अधिकारी है उनसे कहता है कि मैं रनिवास में हूं, मैं गौशाला में हूं, या मैं कहीं भी हूं, मुझे जनता से संबंधित कार्यों की तुरंत सूचना दी जाए, तुरंत सूचना दी जाए। फिर जो अशोक का 7वां शिलालेख है उसमें अशोक संयम और आत्मतुष्टि की बात करता है, संयम व आत्मतुष्टि। फिर 8वें शिलालेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा स्टार्ट की। यानी बिहार यात्रा से यहाँ अशोक का मतलब है कि जब अशोक अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में शिकार वगैरह करने की जो यात्राएं हैं, एक तरह से आप पिकनिक मान सकते हो उसको, उसके स्थान पर उसने धम्म यात्रा यानी बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा प्रारंभ की। फिर 9वें शिलालेख में उसने धम्म मंगल की बात की है। यानी उसने महिलाओं से अनुरोध किया कि जब भी कोई समस्या होती है तो आप मंगल कामनाओं का आयोजन करते हो, उसकी जगह धम्म मंगल को अपनाओ। धम्म मंगल क्या था? जैसे लोगों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों के प्रति आदर वगैरह, और आत्म संयम वगैरह की बात की। फिर आता है 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने यश कीर्ति के निषेध की बात की। यानी किसी भी कार्य को
यश और कीर्ति की प्राप्ति के लिए करने की बजाय उसे नैतिकता के आधार पर किया जाए। फिर 11वें शिलालेख में उसने धम्मदान की बात की। 12वें शिलालेख में उसने धार्मिक सहिष्णुता की बात की। फिर 13वें शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध के लिए खेद प्रकट किया। 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के लिए खेद प्रकट किया और 14वें शिलालेख में उसने शिलालेख लिखाने का कारण दिया है कि उसने ये शिलालेख क्यों लिखवाया है। 14वें शिलालेख में उसने बताया कि ताकि जनता को मेरे अच्छे कार्यों के प्रति पता चले और जो मेरे उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जाए। इसके अतिरिक्त 14वें शिलालेख में अशोक ने यह भी लिखा है कि वह भविष्य में ऐसे और अधिक शिलालेख लिखाता जाएगा। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है कि अशोक ने 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन में निष्क्राम्य कर क्या था? निर्यात कर, नमक कर, पथ कर या आयात कर? तो हमने मौर्यकालीन जो प्रमुख कर थे उसमें हमने पढ़ा कि कुल 21 प्रकार के करों की हमें जानकारी मिलती है। कुल 21 प्रकार के करों की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें हम एक कर पढ़ते हैं हिरण्य। एक कर हम पढ़ते हैं हिरण्य, जो कि नकद रूप में लिया जाता था। यानी जो कर नकद रूप में लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। फिर हम एक और कर पढ़ते हैं बलि, यानी धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। फिर जैसे कुछ कर ऐसे हैं जो उसके नाम से निकल जाते हैं, जैसे निष्क्राम्य। यहाँ बहुत इजी प्रश्न था। निष्क्राम्य, निष्क्राम्य का मतलब, संस्कृत में निष्क्राम्य शब्द का मतलब होता है बाहर जाना, और बाहर कब जाते हैं? जब निर्यात करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से निकल सकता है। इसके अलावा जैसे जो आयात कर था उसके लिए मौर्य काल में प्रवेश्य का नाम दिया जाता था, यानी आयात कर को प्रवेश्य कहा जाता था और ये 20% लिया जाता था, यानी 1/5 भाग। इसके अलावा हम पथ कर की बात करें तो पथ कर में हम 2 प्रकार के करों के नाम पढ़ते हैं, एक वर्तनी और दूसरा तरदेही। वर्तनी जो है वो व्यापारियों से लिया जाता था और तरदेय जब भी कोई पुल पार करता था उसे वो लिया जाता था। जैसे एक कर मौर्य काल में मिलता है रज्जु सर्प। अब जैसे निष्क्राम्य का अर्थ हमने अर्थ के आधार पर निष्क्राम्य कर का नाम निकालने की कोशिश की तो वो आसान था। अब यहाँ रज्जु सर्प जो कर है इसका अगर हम अर्थ के आधार पर निकालने की कोशिश करें तो वो अनर्थ हो जाता है। रज्जु यानी रस्सी और सर्प यानी सांप। तो इस आधार पर आप क्या मानेंगे कि सांप को रस्सी से बांधने पर कर लिया जाता था? नहीं, रज्जु सर्प जो है वो कर भूमि मापन पर लिया जाता था, भूमि मापन पर लिया जाता था। और इसके अलावा जैसे हमने एक कर पढ़ा पौतव, अब इसको नाम के आधार पर नहीं निकलता, नाम के आधार पर कुछ और अर्थ निकलता है। जैसे पोत, पोत जो है वो जहाज पर लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पौतव जो है वो माप तौल पर लगाया जाने वाला कर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है निर्यात कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भाग का शासक निम्न में से कौन था? बृहद्रथ, कुणाल, तीवर या दशरथ? तो हमने पढ़ा कि अशोक के बाद कुणाल शासक बना था। अशोक के बाद कुणाल शासक बना था। कुणाल जो है वो अंधा था। कुणाल अंधा था। कुणाल जन्म से अंधा नहीं था, उसे बाद में अशोक की पत्नी तिष्य रक्षिता ने अंधा करवा दिया था। कहा जाता है
कि कुणाल की जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर थी और कुणाल बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का आदमी था, दिखने में बहुत सुंदर था, इसलिए शिष्य रक्षिता इससे प्रेम कर बैठी थी। लेकिन नैतिकता भी एक चीज होती है, तो कुणाल ने उसे उसके प्रेम को अस्वीकार कर दिया। और सीधी सी बात है, करना योग्य होता है, क्योंकि वो उसके पिता की पत्नी थी, यानी उसकी सौतेली माता थी। इसी बात से क्रोधित होकर शिष्य रक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया था। अशोक के बाद कुणाल राजा बना था और कुणाल के बाद दो राजा बने थे, एक तो दशरथ और दूसरा संप्रति। इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि अशोक का एक और उत्तराधिकारी हुआ जलोक, जो जिसने कश्मीर में शासन स्थापित किया था। जलोक शैव धर्म को मानता था, हमने पढ़ा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो दूसरे धर्मों के अनुयायी बने, जिसमें जलोक शैव धर्म का अनुयायी था और संप्रति जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक के बाद कुणाल और कुणाल के बाद में अशोक के उत्तराधिकारी संप्रति और दशरथ, जिसमें पूर्वी भाग का शासक जो है वो दशरथ बना था। पूर्वी भाग का शासक दशरथ और पश्चिमी भाग का शासक संप्रति। यहां लिखा है पूर्वी भाग अशोक की मृत्यु के उपरांत, अशोक की मृत्यु के उपरांत शासक बना था कुणाल और कुणाल के बाद बना था दशरथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है कुणाल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मौर्यकालीन लोक कला की प्रतीक दीदारगंज की यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हमने पढ़ा था कि मौर्यकालीन कला में दो मुख्यतः यक्ष मूर्तियों के बारे में पढ़ा कि यक्ष मूर्तियां बहुत जो मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें हमने दो मुख्य यक्ष मूर्तियां पढ़ी थी। पहली थी परखम गांव मथुरा से, परखम गांव मथुरा से मणिभद्र नामक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। परखम गांव मथुरा से मणिभद्र नामक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। और ये मौर्यकालीन कला में जो मूर्तियां थी उनमें बहुत सुंदर मूर्ति थी। और मणिभद्र जो है वो कुबेर के कोषाध्यक्ष थे। मणिभद्र कुबेर के कोषाध्यक्ष थे। इनको व्यापारी और यात्रियों का रक्षक भी बताया जाता है। और इनके नाम पे इस क्षेत्र में जखैया मेला लगता है। तो ये मूर्ति जहां से मिली है वहां पर परखम गांव में जखैया मेला लगता है। यानी जो भाषाई अपभ्रंश होता है, जैसे संस्कृत में यक्ष होता है, वही आगे चल के बोलचाल की भाषा में जाक हो गया। जैसे हमने पढ़ा भरतपुर के 9 से जाक बाबा की मूर्ति मिली है, वो जाक बाबा भी मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति है। तो यहाँ जो बिहार की भाषा है उसमें जाक को ही बना दिया, यक्ष को बना दिया जाक, और जाक को हो गया जखैया। तो और दूसरी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो हुई है पटना के दीदारगंज से। पटना के दीदारगंज से, जिसको कहा गया है चामरग्राहिणी या झामरग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति। झामरग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति जो है वो मौर्यकालीन कला का सबसे सुंदर नमूना है। केपी जायसवाल ने इसको स्त्री रत्न की उपाधि दी है। ये मौर्यकालीन कला की सबसे जो सुंदर मूर्ति है। मैं आपको अभी चित्र बताता हूं इसका। ये जो चित्र है ये मौर्यकालीन कला की एक उत्कृष्ट नमूना जो झामरग्राहिणी की मूर्ति है, ये पटना के दीदारगंज से मिली है। यहाँ लिखा है पटना से। ये मूर्ति जो है वो
पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त हमने अभी पढ़ा कि मथुरा के परकम गांव से मणिभद्र नामक यक्ष की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति मणिभद्र यक्ष की है। मौर्यकालीन कला में, मूर्ति कला में यक्ष मूर्तियां सबसे सुंदर जो कलाकृतियां हैं उनमें मानी जाती है, जिसमें पटना की जो दीदारगंज की चामरग्राहिणी मूर्ति है वो पटना के दीदारगंज से मिली है और ये मौर्यकालीन कला की सबसे सुंदर कलाकृति है। केपी जायसवाल ने इसको स्त्री रत्न कहा है। आजकल आरपीएससी का एक पैटर्न चल रहा है कि पुराने प्रश्न से जस्ट आगे मिलता जुलता या उससे एक कदम आगे या एक कदम पीछे की ओर जाके वो प्रश्न उठाती है। तो हो सकता है दीदारगंज की जो यक्ष की मूर्ति है इस पर प्रश्न आया, अगली बार परखम गांव के मणिभद्र यक्ष पर आ जाए। इसके अतिरिक्त हमने ये भी पढ़ा है कि पटना से द्विमुखी यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और इसके अलावा वाराणसी के राजघाट से त्रिमुख यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर पटना से दीदारगंज की यक्ष मूर्ति या जिसको चामरग्राहिणी भी कहा जाता है वो पटना से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथन एवं अभिधारणाओं पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। वासुदेव, कृष्ण एवं वृष्णि वीरों की पूजा का उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य में किया है। कृष्ण वासुदेव की पूजा शुंग काल में लोकप्रिय थी और भागवत धर्म यूनानी शासकों में लोकप्रिय होता जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि वैष्णव धर्म, इसी को, इसका जो प्रारंभिक रूप था वही भागवत धर्म कहलाता है और इसी को ही पंचरात्र धर्म कहा जाता है। वैष्णव धर्म ही भागवत धर्म है और इसी को पंचरात्र धर्म भी कहा जाता है। हमने विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में पढ़ा। हमने ऋग्वेद में पढ़ा कि विष्णु का उल्लेख 5 ऋचाओं में किया गया है और इसे ऋग्वेद में ऋतस्य गर्भन कहा गया है, यानी ऋत को उत्पन्न करने वाला। और ऋत यानी वैदिक कालीन सिस्टम या व्यवस्था। और फिर हमने पढ़ा वैष्णव धर्म विष्णु से संबंधित है। ये प्रारंभ में जो है वो वासुदेव कृष्ण से संबंधित था। वासुदेव कृष्ण का जो सबसे पुराना उल्लेख है वो हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु को सर्वोच्च देवता कहा गया है और वासुदेव कृष्ण का जो पहला उल्लेख है वो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का पहला उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव कृष्ण को देवकी का पुत्र और ऋषि आंगिरस का शिष्य बताया गया है। और हमने ये पढ़ा कि वासुदेव कृष्ण की पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य पहला ग्रंथ है जो हमें वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख करता है। वासुदेव कृष्ण जो है वो अंधक या वृष्णि वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम वासुदेव था। इस कारण ये वासुदेव कृष्ण के रूप में भी जाने गए थे। पतंजलि का महाभाष्य कहता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है वो शुंग काल में प्रचलित थी बड़े पैमाने पर। पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ से हमें इस बात की पता चलता है। इसके अलावा हम बात करें तो शुंग वंश के समय में वासुदेव कृष्ण और वृष्णिवीर में कृष्ण के वंशज थे, जैसे कि भगवान कृष्ण के भाई बलराम जिनको संकर्षण भी कहा जाता है वो, और वासुदेव, इन दोनों को वृष्णिवीर भी कहा जाता है क्योंकि ये अंधक या वृष्णि वंश से संबंधित है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार
शुंग वंश में वासुदेव, शुंग काल या शुंग वंश के समय में वासुदेव कृष्ण की पूजा लोकप्रिय थी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि भागवत धर्म जो है वो मौर्य काल के बाद में आया। मौर्य काल के बाद में, मौर्य काल के बाद में इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों में अन्य धर्मों के जो नाम आते हैं उनमें भागवत धर्म का नाम हमें नहीं मिलता है। उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में भागवत धर्म उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के समय में भागवत धर्म अपने प्रचार के उच्च बिंदु पर था। हमने पढ़ा कि पुष्यमित्र शुंग वैष्णव था। पुष्यमित्र शुंग वैष्णव या भागवत धर्म का अनुयायी था। इसके अतिरिक्त हमने ये पढ़ा कि इंडो ग्रीक शासक जो थे उन्होंने भी वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया था। इंडो ग्रीक शासकों में हमने एक शासक पढ़ा जिसके हमें सिक्के मिलते हैं। इंडो ग्रीक शासकों में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के आप यहां देख सकते हैं। ये इंडो ग्रीक शासक के सिक्के जिसमें ये जो चित्र दे रखा है ये वासुदेव कृष्ण का है, जिसमें कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र है, और ये संकर्षण या बलराम का चित्र है जिसमें इनके हाथ में हल दे रखा है। तो इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन सही होते हैं। कथन वासुदेव कृष्ण और विष्णु वीरों का पूजा का उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है, और दूसरा वासुदेव की पूजा शुंग काल में लोकप्रिय हुई थी। फिर भागवत धर्म को यूनानी शासकों में लोकप्रिय होता जा रहा था। हालांकि आरपीएससी ने इसमें केवल अभिधारणा ए को सही माना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडो ग्रीक शासक हुए उन शासकों में एक शासक हुआ था जिसका नाम था अगाथोक्लिस। इंडो ग्रीक शासकों में एक शासक अगाथोक्लिस हुआ, और इस शासक का ये सिक्का है। ये सिक्का जो है वो अगाथोक्लिस का है, और इसने वासुदेव कृष्ण और संकर्षण के चित्र अपने सिक्कों पर खुदवाए। इस आधार पर यह ऑप्शन बी भी सही होता है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा यूनानी शासक हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने बेस नगर या विदिशा वहां पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी जो कि भागवत धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी भी सही होता है। नेक्स्ट, तो हम इसमें दोनों सही मानते हैं, लेकिन आरपीएससी ने केवल ए सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित में से गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? अमर सिंह, हाल, गुणाढ्य या सर्ववर्मन? तो हमने पढ़ा था कि सातवान वंश का संस्थापक सिमुख सातवान था। हमने पढ़ा सातवान वंश का संस्थापक सिमुख सातवान। इसके बाद इसका भाई कृष्ण राजा बना था, क्योंकि इसका पुत्र जो था सातकर्णी प्रथम ये अल्पवयस्क था। इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम अल्पवयस्क था, और जब सातकर्णी प्रथम बड़ा हो गया तो ये सातवान वंश का शासक बना। इसको सातवान वंश का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है, और इसकी जानकारी इसकी पत्नी नागानिका के नाना घाट लेख से हमें मिलती है। इसकी पत्नी नागानिका जो इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्रों की संरक्षक बनी थी, उसके नाना घाट अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवान वंश कमजोर हो गया था। सातवान वंश कमजोर हो गया था, जो कि आगे चलकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय पुनः शक्तिशाली हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय पुनः शक्तिशाली हुआ। तो
सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच में हमें पुराणों में अलग अलग संख्या में राजाओं की जानकारी मिलती है। कुछ पुराण 10 से लेके 19 राजाओं तक की जानकारी देते हैं, जिसमें हमने सातवाहन वंश में कुछ प्रमुख शासकों की जानकारी हमें मिलती है, जो कि कुंतल सातकर्णी, हाल और अपीलक। ये 3 राजा ऐसे हैं, अपीलक, कुंतल सातकर्णी और हाल। ये 3 राजा ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमें दूसरे सोर्सेज से भी मिलती है। और इन्हीं में अगर हम सातवाहन वंश का जो शांति काल है, यानी जब सातवाहन वंश एकदम शांत था, सातकर्णी प्रथम से लेके गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच के टाइम में, तो उनमें अगर हम इन 19 राजाओं में श्रेष्ठ राजा को माने तो वो था हाल। हाल अच्छा विद्वान था, इसलिए इसे कवि वत्सल भी कहा जाता है। इसने गाथा सप्तशती की रचना की थी। ये श्रृंगार रस से प्रधान काव्य है और प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया था। इसका एक दरबारी था गुणाढ्य, एक दरबारी था गुणाढ्य, जिसने व्रत कथा की भी रचना की थी। इसके अतिरिक्त हम हाल के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा विद्वान था। इसने गाथा सप्तशती, जिसमें सप्तशती इसलिए कहा जाता है क्यों कहा जाता है, इसमें 700 काव्य है, 700 काव्य है। और इन 19 राजाओं में अगर श्रेष्ठ माने तो हम किसको मानेंगे? हाल को। तो इस प्रश्न में प्रश्न पूछा है कि गीति काव्य गाथा सप्तशती का लेखक कौन था? तो गाथा सप्तशती का लेखक हाल था। तो आपने अभी प्राचीन भारत के 15 प्रश्नों का विश्लेषण देखा। ये प्रश्न, इनकी जो क्लासरूम्स की रिकॉर्डिंग्स है वो हमने आदरणीय भवानी जी सर के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। कल 2nd ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें भी हमारे क्लासरूम नोट्स में से प्रश्न आए हैं और अधिकांश प्रश्न आए हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर इतिहास विषय से या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल हिस्ट्री बाय भवानी सर से जुड़े। हमारे प्ले स्टोर पर ऐप हिस्ट्री बाय भवानी सर को डाउनलोड करें। वहाँ हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इतिहास विषय का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जोधपुर में 5वीं रोड चौराहे से गीता भवन रोड पर विनायका हॉस्पिटल के पीछे हिस्ट्री बाय भवानी सर का जो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अंधे प्रचार और खोटी बातों से दूर रह के अगर आप अपनी तैयारी को एक अच्छी गति देना चाहते हैं, लिमिटेड कंटेंट में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से मिल जाएंगे। और हमारे मारवाड़ में एक कहावत भी फेमस है कि चंदन रीतो चिमटी भली गाडो भलो न काट। चंदन रीतो चिमटी भली गाडो भलो न काट, ज्ञानी तो एकलो भलो न मूर्ख भला न साठ। यानी आज चंदन को बहुत बहुमूल्य वस्तु समझा जाता है और एक चुटकी चंदन जो है उसकी कीमत एक गाड़ी भर के जो अनावश्यक लकड़ी है उससे ज्यादा कीमती है, ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार एक ज्ञानी आदमी 60 मूर्खों से भी अधिक बेहतर है, 60 अज्ञानी लोगों से भी अधिक बेहतर है। तो कम शब्दों में मैं अपनी छोटी सी बात कहूंगा कि बड़े बड़े पोते पढ़ना 20-20 रजिस्टर पढ़ने से बेहतर है लिमिटेड सोर्स और उसके अंदर अधिकतम प्रश्न। आदरणीय भवानी जी सर हमेशा कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी ही सिलेक्शन दिलवा सकती है। मनुष्य के दिमाग की एक क्षमता होती है, वो सारी चीजें नहीं याद रख सकता। कम सोर्स याद करके अधिकतम प्रश्न देना ही एक सच्चे शिक्षक की पहचान होती है। वैसे तो
शिक्षक बहुत है, लेकिन सही शिक्षक वही है जो छात्र को उचित मार्गदर्शन दे, उसे बताएं कि उसे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने, किस तरीके से पढ़ने से उसका चयन सुनिश्चित होगा। लिमिटेड सोर्स, बड़ी बड़ी हजारों पुस्तकें पढ़ने से बेहतर है आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, ऑनलाइन ज्वाइन करें। आपको बहुत ही कम कंटेंट के अंदर अधिकतम प्रश्न मिलेंगे। आप पिछली भर्ती परीक्षा का भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, हमारे क्लासरूम नोट्स में से अधिकतम प्रश्न आए हैं। और इस बार सेकंड ग्रेड में भी हमारे अधिकतम प्रश्न आए हैं। आदरणीय भवानी जी सर हमेशा कहते हैं कि आरपीएससी या तो बिल्कुल नया प्रश्न उठाएगी, लेकिन नया नहीं उठाएगी और पुराना प्रश्न रिपीट करेगी तो वो पुराने प्रश्न के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जैसे आपने कल के पेपर में राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित प्रश्न देखा था, उसमें आपने राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाओं के संस्थापकों के नाम देखे। उससे जस्ट लगभग 1 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में आपने देखा राम स्नेही संप्रदाय की आगे की शाखाओं के संस्थापकों के बारे में पूछा गया था। यहाँ भवानी जी सर की बात वास्तव में चरितार्थ होती है कि आरपीएससी पुराने प्रश्न के इर्द गिर्द ही नया प्रश्न बनाती है, या तो पुराने प्रश्न से एक कदम आगे या फिर एक कदम पीछे। और अब फैक्ट रटने का समय चला गया है। अब कॉन्सेप्ट समझने पर ही आप आरपीएससी के लेवल के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप किसी बेहतर और श्रेष्ठ गुरु को फॉलो करोगे, जो आपको वास्तव में बताएगा कि यह प्रश्न इस तरीके से सॉल्व होता है। और ये खूबी आदरणीय भवानी जी सर से बेहतर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी अन्य शिक्षक के पास होगी। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है उसे धार दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्ले स्टोर से आदरणीय भवानी जी सर के हिस्ट्री बाय भवानी सर ऐप को डाउनलोड करें या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें और अपनी इस तैयारी को एक नवीन दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम अगली क्लास में राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन अगले सप्ताह होने वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।